हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बेसिक सर्वेइंग की लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं सर्वेइंग में, उसके बारे में। ठीक है। हमको पता है बेसिक इंस्ट्रूमेंट से भी क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछने जाने लगे हैं। हम लोग थ्योरी का कोई भी पार्ट नहीं छोड़ेंगे, हम लोग बेसिक से लेकर के एंड तक जाएंगे। ठीक है। बस आप बने रहिएगा और इसको बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। कहीं पे कोई डाउट होगा तो जरूर बताइएगा। इसमें आज हम लोग कवर क्या करने वाले हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जितने भी बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे चेन हो गया, पेक्स है, टेप है ना, रेंजिंग रॉड है या फिर एरोज़ वगैरह, जो भी हम लोग यूज करते हैं उन सबको बारी बारी से पढ़ेंगे और इसका वर्किंग प्रोसीजर को भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से ही और इन सबको हम लोग समझते हुए चलते हैं। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से देखना है, और जो पहले से देख चुके हैं ना या फिर पहले से पढ़ा हुआ उनका, वो सिर्फ रिवीजन के तौर पे इसको ले सकते हैं। और कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग आज कवर करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, उसमें हमारा होगा पैक्स, एरो, रेंजिंग रॉड, इसी को रेंजिंग पॉल भी बोल देते हैं। ठीक है। फिर क्लिनोमीटर है, प्लम बॉब, लाइन रेंजर, चेन और टेप। हम इतने इंस्ट्रूमेंट अभी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे फ्रेंच स्क्वायर है, क्रॉस स्टाफ है, फिर आपका ऑफसेट रॉड है, और भी बहुत सारे जो यूज होने वाले होंगे। आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी ना, हम सारी चीज़ों को बारी बारी से डिस्कस करते चलेंगे। हमारा आज का जो गोल है वो इतने टॉपिक्स को कवर करना है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैक से। पैक क्या होता है समझ लेते हैं। पैक्स हमारा जो है कुछ इस तरीके का दिखता है, हमारा वुडन का। ये वुडन का भी हो सकता है, कहीं कहीं पे कंक्रीट का भी यूज किया जाता था पहले। ठीक है। अभी रिसेंटली देखोगे तो आप वुडन का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। चलिए क्या करते हैं इसका काम, ये हम लोग मार्क करने के लिए करते हैं। स्टार्ट और जो एंड पॉइंट है उसको मार्क करने के लिए। यदि हम सर्वेइंग कर रहे हैं, ठीक है, सर्वेइंग कर रहे हैं, एक बड़े से लेंथ को मेजर करना है, तो जहाँ से स्टार्ट किए हैं वहाँ पे हमने एक पेग लगा दिया। ठीक है। इस पॉइंट पे, स्टार्ट पॉइंट पे जहाँ पे ख़त्म हुआ वहाँ पे एक पेग लगा दिया। ये फिक्स कर दिया है हमने, इसको इंसर्ट कर दिया सॉइल में। ठीक है। अब तो ये फर्स्ट और एंड पॉइंट को मार्क करने के लिए हम लोग पैग यूज़ करते हैं। जब आप सर्वेइंग पढ़ोगे ना, चेन सर्वेइंग, जो ग्राउंड पे आप अगर किए होगे तो वहाँ पे देखा होगा हमने स्टार्टिंग पॉइंट पे पैग लगाया था। ठीक है। इंटरमीडिएट पॉइंट्स में हम लोग जो है एरो का यूज़ करते हैं, अभी हम लोग देखेंगे उसके बारे में। तो क्या करना है, या चाहे हम चेन सर्वे कर रहे हो या लेइंग आउट कर रहे हो, उसमें भी इसका यूज आता है। ठीक है। इसके डायमेंशंस आपको याद रख सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इनके क्रॉस सेक्शन जो होंगे कुछ इस तरीके का है ना पैक्स, तो ये क्रॉस सेक्शन जो ऊपर वाला इस साइड में भी 25 सेंटीमीटर है, इधर भी 25 सेंटीमीटर है, और इसका हाइट जो है कितने है 150 mm, या मानी कि 15 सेंटीमीटर, या फिर 40 और 400 के भी आते हैं। ये दोनों डायमेंशन आप याद रख लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एरोज़ के बारे में। एरो क्या होता है, देखिए एरो कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक ना, इसका डायमेंशन यहाँ पे दिखा हुआ है, डायमेंशन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसका वर्किंग प्रोसीजर नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो एरो का जो डायमेंशन है वो पूछा जा रहा है। अब देख लीजिए, इसका जो ये जो है ना माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है, इसका डाया 4 mm होता है। ठीक ना, 4 mm की पतली सी रॉड होती है, और इसका लेंथ जो है वो 400 mm की होती है। ठीक ना, और टॉलरेंस लिमिट जो है ±4 mm है, मतलब 400 mm से यदि 5 mm ज़्यादा या कम भी हो तो चलेगा। ठीक है। और अंदर की डाया जो होती है वो 50 mm की होती है, ये आप देख लेना। इसका काम क्या है वो समझ लेते हैं। इसका काम है टू लोकेट इंटरमीडिएट पॉइंट्स। कैसे लोकेट करते हैं, सपोज़ हम सर्वे कर रहे हैं, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ को सर्वे करना है, और ये है हमारे पास 50 मीटर है सपोज़। ठीक है। और हमारे पास 20 मीटर की चेन है, 20 मीटर की चेन है। तो सर्वे कैसे करना है, सबसे पहले तो हम एक 20 मीटर की चेन है, तो एक बार 20 मीटर की चेन यहाँ आ जाएगी। ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट में क्या करने वाले हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे पैग्स लगाने वाले हैं। यहाँ पे लगा दिया पैग, ये यहाँ पे पैग्स लगा दिया। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक हमारा हो गया एक चेन हो गया। ठीक है। इसको सी लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 20 मीटर की चेन है, तो यहाँ से लेके 20 मीटर हो गया। उसके बाद हमको चेन चेंज करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे लगाते हैं हम लोग एरो। इस पॉइंट पे क्या लगेगा, यहाँ पे लग गया एरो। ठीक है, एरो लगा दिया। अब इस चेन को उठाएंगे और फिर इस चेन को आगे लेके जाएंगे, इस चेन को आगे लेके जाएंगे। लिख गया। अब स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे देखो दो होते हैं, एक होते हैं लीडर, एक होते हैं फॉलोवर। ध्यान से सुनिएगा,
जब हम चेन सर्वेइंग करते हैं तो दो होते हैं, दो आदमी का तो ज़रूरत है ही। पहला होता है एक लीडर, एक होता है फॉलोवर। तो लीडर जो होता है वो उसके पास बहुत सारे एरोज़ होते हैं। जैसे जैसे ही यहाँ पे इस पॉइंट पे आया वो एक चेन कंप्लीट हुआ 20 मीटर का, वहाँ पे उन्होंने एक एरो ज़मीन पे डाल लिया, ठीक है। उसके बाद फॉलोवर क्या करेगा, इस चेन को लेके जाएगा और फिर से आगे 20 मीटर तक फैला देगा और इस वाले एरो को वो निकाल लेगा, ठीक है। फिर से इस पॉइंट पे हमारा 20 मीटर हो चुका है, तो यहाँ पे फिर से एक एरो लगेगा, ठीक है ना। अब फिर से फॉलोवर क्या करेगा, इस चेन को उठाएगा और इसको आगे लेके चल जाएगा, आगे लेके चल जाएगा। और इस तरह से हम लोग डिस्टेंस को निकाल लेते हैं। जितने दूर भी जाना है एक एक एरो को इंटरमीडिएट पॉइंट पे लेते जाते हैं और उसको लास्ट में जो फॉलोवर के पास जितना बच जाता है एरो, समझ जाते हैं हम लोग कि उतना चेन हमारा मेजरमेंट हो गया है, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, आप लोगों ने फील्ड में किया भी होगा। बस इतना याद रखना है कि चेन सर्वेइंग में आपको क्या करना पड़ता है, पहले फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को पैग लगा करके हम लोग फिक्स कर देते हैं। उसके बाद हम लोग साइड को पहले देख करके रेंजिंग कर देते हैं ताकि स्ट्रेट लाइन जाए, और फिर हम लोग चेन से उसको मेजर करते हैं। और चेन से जब मेजर करते हैं तो उसमें 2 पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, एक होती है लीडर, एक होती है फॉलोवर। लीडर जो है के पास बहुत सारा चेन होता है, वो एक एक चेन एज पे जाके गाड़ता है वो, और फिर फॉलोवर क्या करता है, पीछे का चेन को उठा करके आगे लेके जाएगा और जो गाड़ा हुआ था एरो उसको निकाल लेगा। अब बाद में लास्ट में जितने एरो फॉलोअर के पास बचेंगे, समझ जाएंगे कि उतना ज़्यादा हम लोग चेन का मेजरमेंट कर लिए हैं, ठीक है। तो इसको जब हम चेन सर्वे पढ़ेंगे ना अलग से, तो उस टाइम भी हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे फिर से ही, ठीक है। अभी आप कुछ समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, चेन सर्वे में उसको अलग से पढ़ लेंगे। तो आपको समझ में आ गया, ये हमारे पास एरो है, दिखाई देता है इस तरह का, ठीक है। डायमेंशन आपको याद रखनी है। इसको हम लोग अलग से भी लीडर फ्लोवर वाला जो पार्ट है हम चेन सर्वे में भी फिर से पढ़ेंगे। सिर्फ आपको अभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना है। अब बात करते हैं हम लोग रेंजिंग रॉड के बारे में। जैसे मैंने अभी बताया कि जब हम चेन सर्वेइंग करते हैं, ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट जहाँ पे हमको चेन सर्वेइंग करके हमको लेंथ मेजर करना रहेगा, तो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट क्या करते हैं, पैग्स लगाते हैं, है ना। यहाँ पे वुडन पैग लगा दिए दोनों साइड में। अब क्या करते हैं, हमको रेंजिंग करना रहता है। रेंजिंग का मतलब होता है कि इसको स्ट्रेट लाइन को देखना है ना, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। उसके बाद हम लोग उसके ऊपर चेन लगा करके मेजर करते हैं या टेप से मेजर करते हैं। सपोज़ आपने 2 फर्स्ट और एंड पॉइंट तो आपने फिक्स कर दिया पैग से, लेकिन आप चेन से जब टेप से जो मेजर करोगे वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है या नहीं, वो कैसे देखोगे आप, वो तो किधर भी जा सकता है ना। तो स्ट्रेट लाइन में लाने के लिए हमको रेंजिंग करना पड़ता है, और उस रेंजिंग करने के लिए हमको रेंजिंग रॉड का ज़रूरत पड़ता है। हमको कम से कम ना 3 रेंजिंग रॉड तो चाहिए ही। जैसे देखिए हमारे पास एक रेंजिंग रॉड है, एक रेंजिंग रॉड यहाँ पे लगा देंगे इस पॉइंट पे, दूसरा लास्ट पे, और एक इंटरमीडिएट पॉइंट पे, यदि हमारा डिस्टेंस कम है तो। और क्या करना है, मुझे इस पॉइंट से देखना होगा, यहाँ से मैं देखूँगा, और ये तीनों रेंजिंग रॉड जब एक लाइन में आ जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि ये लाइन क्या है, स्ट्रेट है। इसी को बोलते हैं रेंजिंग करना, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, आपको समझ में ही आ रहा होगा, जिन्होंने पढ़ा है तो उसको पता ही होगा। इसका मेन काम क्या होता है, इंटरमीडिएट स्टेशन को लोकेट करना, ठीक है। जैसे में 2 लाइन है ना, 2 फर्स्ट और स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट को भी आप लोकेट कर सकते हैं और रेंजिंग कर सकते हैं कि जो लाइन जाएगी वहाँ से वो स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। जैसे एक चेन है तो एक चेन के बाद हमारा स्ट्रेट लाइन जाए, तो हर एक चेन के बाद हम एक इंटरमीडिएट पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेंजिंग रॉड, ठीक है। और ये प्रैक्टिकली किए होंगे तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है, वो आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी हमारे पास जो इसका लेंथ है वो 2 से 3 मीटर होता है, हाइट इसका, ठीक है। और इसका डाया जो है 30 मीटर की होती है, एक सर्कुलर डाया होता है इसका क्रॉस सेक्शन। उसके बाद एक रेड वाइट इस तरह का बैंड बना रहता है ना, रेड वाइट या ब्लैक वाइट बैंड बना रहेगा, जो कि 20-20 सेंटीमीटर का होता है। आप देख सकते हैं 20-20 सेंटीमीटर का ब्लैक वाइट होता है। और नीचे यहाँ पे आयरन का सूर आता है नीचे बना हुआ, जो कि 150 mm का होता है, ठीक है। भले आपको लग रहा होगा कि ये तो बेसिक चीज़ है, इसमें क्या एग्ज़ाम में आएगा, भाई आते हैं एग्ज़ाम में। आयरन के शूज़ होते हैं 150 mm, ये पूछ सकते हैं ना, कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन अब रिपीट नहीं हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे, कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम खुद देता हूँ,
क्वेश्चन रिपीट बहुत कम होते हैं, क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाता है और बेसिक थ्योरी से क्वेश्चन निकाल के दे रहे हैं CBT 1 में। इसीलिए कुछ भी हमारे को लेस इंपॉर्टेंट समझना ही नहीं है, सारे को कवर करना है। तो ये होगा ये रेंजिंग रॉड। और आप देख लो यहाँ पे, यदि डिस्टेंस हमारा 200 मीटर से ज़्यादा होता है ना, तो रेंजिंग रॉड या रेंजिंग पॉल जिसको बोल रहे हैं, उसमें हम लोग फ्लैग भी यूज़ करते हैं। ठीक है, आप फ्लैग का डायमेंशन 20 सेंटीमीटर हो सकता है या 50 सेंटीमीटर हो सकता है। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे ना, रेंजिंग रॉड में फ्लैग भी लगा हुआ है। फ्लैग कब लगाते हैं? जब हमारा डिस्टेंस 200 मीटर से ज़्यादा हो, ताकि विजिबिलिटी अच्छी बने। रेंजिंग कैसे करते हैं अभी बताया ना मैंने। स्ट्रेट लाइन है, फर्स्ट और लास्ट रेंजिंग रॉड रख दो और बीच में एक पर्सन जाएगा, वो रेंजिंग रॉड को लेके आएगा और यहाँ से इसको देखना है। ठीक है, और देख करके इन तीनों को स्ट्रेट लाइन में लाना है। ठीक है, इससे हम कोई बीच में एक पॉइंट हमको लोकेट करना है, तो वहाँ पे रेंजिंग रॉड रख के इन तीन और बाकी को हम लोग स्ट्रेट लाइन में यदि आ गया तो वो पॉइंट को हम फिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रेंजिंग रॉड का मतलब क्या हुआ? रेंजिंग रॉड क्या करता है, वो इंटरमीडिएट पॉइंट को हम लोग लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, दो लाइन के बीच में कहीं पे भी, मान लो स्ट्रेट लाइन है, उसके बीच में कहीं भी आप पॉइंट को लोकेट कर सकते हो। ये हो गया रेंजिंग रॉड। अब आते हैं नेक्स्ट में क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर क्या होती है? इसको हम लोग स्लोप चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, स्लोप चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैनुअली भी अवेलेबल है ये डिवाइस, और हमारे पास अभी इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गई है। इसमें क्या करते हैं, मान लो हमको इस ग्राउंड की स्लोप जाननी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रखूँगा क्लिनोमीटर और यहाँ से साइड करना है, और जिस पॉइंट के लिए चाहिए वो मिल जाएगा, और फिर यहाँ से हम लोग एंगल निकाल लेंगे। अब जैसे इधर देखो, ये हमारा टिप पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा आई साइड है और यहाँ पे किलोमीटर रख दिया है। किलोमीटर से जो नीचे एक वेट लगी रहती है, अब आप देखो ये पूरा डिस्टेंस है, एंगल कैसे मिलेगा? स्लोप का मतलब क्या होता है? एंगल होता है। ये डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस तो पता हो जाएगी, मेजर कर लेंगे, और हमारे पास यहाँ से एंगल मिल जाएगा। जब ये एंगल मिलेगा, ठीक है, ये 90 है, तो ये एंगल भी मिल जाएगा। ठीक ना, इसलिए ट्रायंगुलर फार्मूला लगा करके हम लोग एंगल्स निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। तो किलोमीटर का काम क्या होता है? सिर्फ स्लोप को फाइंड करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्लम बॉब। प्लम बॉब का यूज करते हैं हम लोग सेंटरिंग करने के लिए, वर्टिकलिटी चेक करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि वॉल यदि खड़ा करते हैं ना, वॉल सीधा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो उसकी वर्टिकलिटी चेक करने के लिए हम लोग प्लम बॉब का यूज करते हैं। या फिर किसी भी ग्राउंड पे किसी पॉइंट को लोकेट करना है, सेंटरिंग करना है, तो उसका यूज करते हैं। जब आगे हम लोग पढ़ेंगे ना, जैसे कंपास सर्विंग पढ़ने वाले हैं, लेबलिंग पढ़ने वाले हैं, तो लेबलिंग जो करते हैं, किसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम लोग सेंटरिंग करने के लिए प्लम बॉब का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे चल करके इसका और भी बात करने वाले हैं, इसके बारे में जान लीजिए। चेक करते हैं वर्टिकलिटी या सेंटरिंग निकालने के लिए 2 से 5 न्यूटन वेट का इसका होता है। ठीक है, इसका वेट कितना होता है? 2 से 5 न्यूटन। ये हो गया। ये पूछ जा सकते हैं क्वेश्चन, ये प्लम बॉब का वेट कितना होता है? 2 से 5 न्यूटन। इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लाइन रेंजर। लाइन रेंजर का काम क्या है वो उसने समझ लेते हैं। इट इज़ यूज टू चेक अलाइनमेंट ऑफ रेंजिंग रॉड प्लेस्ड एट इंटरमीडिएट स्टेशन। पहला तो ये हो गया, हम लोग अलाइनमेंट चेक करते हैं जो इंटरमीडिएट स्टेशन की है, पहली बात। दूसरी, इट कंटेन 2 आइसोलेटेड ट्रायंगल प्रिज्म, डायगोनल प्रिज्म इज सिल्वर्ड। देखिए, हमारे पास जो लाइन रेंजर होता है उसका काम होता है इंटरमीडिएट पॉइंट को लोकेट करना। ठीक है, ये भी, या फिर बोल सकते हैं कि किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का हमको अलाइनमेंट जानना है, तो लाइन रेंजर का यूज करते हैं। लाइन रेंजर जो है उसमें 2 प्रिज्म लगा रहता है। ठीक है, आइसोलेटेड ट्रायंगल का, और एक जो होता है वो सिल्वर्ड रहता है। ठीक है, डायगोनली। वो काम कैसे करता है वो देखिए। जैसे हमारे पास ये 2 पॉइंट है, इसकी अलाइनमेंट चेक करनी है, तो बीच में लेके आते हैं हम लोग लाइन रेंजर, और यहाँ से हम लोग एलिमेंट्स को चेक कर लेते हैं। ये कुछ दिखता है इस तरीके से है, इसको बाय हैंड हम कर सकते हैं। इसके लिए हमको अलग से कोई बोल सकते हैं स्टैंड का ज़रूरत नहीं है, हम मैनुअली हाथ से भी जा करके ले करके देख सकते हैं। ये काम कैसे करता है इसका बेसिक प्रिंसिपल एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास देखिए 2 पॉइंट्स है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इसकी अलाइनमेंट चेक करनी है। ठीक ना, तो मैं कैसे करूँगा, ये हमारा आई साइड है। ठीक है, यहाँ पे 2 प्रिज्म है, एक अपर प्रिज्म है, एक लोअर प्रिज्म है। ठीक है ना, एक प्रिज्म जो है वो सिल्वर्ड रहता है डायगोनली। ठीक है, आप इसे यहाँ से देखेंगे ना, तो आपको ये वाला भी पॉइंट दिखेगा, ये वाला भी पॉइंट दिखेगा। मतलब यहाँ पे मान लो रेंजिंग रॉड है, तो ये रेंजिंग रॉड भी दिख रहा है, ए वाला भी, और बी पॉइंट वाला भी रेंजिंग रॉड दिख रहा है। ठीक है, जब आप यहाँ से देखेंगे कुछ इस तरीके का दिखेगा, ए रेंजिंग रॉड ऐसे दिखेगा, बी ऐसे दिखेगा, जो इनकरेक्ट है।
हमको क्या करना है, इन दोनों को एक साथ लेके आना है, तभी हम इसका मिड पॉइंट पे पहुंच पाएंगे, मतलब इस लाइन पे आ जाएंगे हम लोग। जब ये दोनों रेंजिंग रॉड एक पे बोल सकते हैं ओवरलैप कर जाएगा, तब हम मेन इसके जो बोल सकते हैं कि जो लाइन है ए और बी के बीच का, उसके बीच आ सकते हैं। ये मान लो ए है और ये पॉइंट बी है, तो इसके इंटरमीडिएट पॉइंट कब पहुंचेंगे, जब ये दोनों ही हमको एक लाइन पे ओवरलैप दिखे। इस तरह का हमको दिखाई देता है लाइन रेंजर पे। ठीक है, लाइन रेंजर में हमारा देखो ये डायगोनल है, जो कि हमारा सिल्वर्ड है और एक इस तरह से है। यहाँ से देखेंगे आप तो इस प्रिज्म में इधर वाला भी रेंजिंग रोड दिखेगा और इधर वाला भी दिखेगा, और दोनों को हमको ओवरलैप करके लाना है। ओवरलैप हो गया मतलब हमारा अलाइनमेंट करेक्ट है और हम इस लाइन के बीच में आ चुके हैं। यदि हम लोग इस लाइन में नहीं पहुँचे होंगे ना, तो ये दोनों रेंजिंग रोड में कुछ ना कुछ बीच में आपको डिफरेंस दिखेगा, जो कि इनकरेक्ट अलाइनमेंट को दिखाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि लाइन रेंजर का काम क्या होता है। बस हमको अलाइनमेंट चेक करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में। ठीक है, चलिए ये हो गया लाइन रेंजर। आगे हम लोग समझते हैं चेन के बारे में, और ये सबसे बड़ा मान कर चलो कि इंस्ट्रूमेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, जिसका यूज़ हम लोग डिस्टेंस मेजर करने के लिए करते हैं, या फिर किसी भी लैंड का एरिया निकालना है तो वहाँ भी हम लोग चेन का यूज़ करते हैं। चेन क्या होता है, चेन जो होता है वो माइल्ड स्टील का बना होता है, जिसका डाया 4 mm की होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं, ठीक ना, जो जॉइंट होते हैं टुगेदर विथ 3 रिंग्स। इसमें 3 रिंग होता है, हम दिखाएंगे अभी। उसमें 2 ओवल रहते हैं और 1 सर्कुलर रहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके के, जैसे मान लीजिए एक लिंक है, ठीक है, इस लिंक में 3 रिंग रहता है, एक इस तरीके का सर्कुलर इधर से भी और इधर से, बीच में एक ओवल रहता है, इस तरीके से रिंग बना हुआ रहता है। ठीक है, ये देखिए ये हो गया रिंग। इस तरीके से चेन बना दी, यहाँ पे दिख रहा है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक चेन इस तरीके से बना हुआ है। उस चेन के साइड में देखेंगे तो यहाँ पे 3 रिंग है, एक बीच में है ओवल वाला और दोनों साइड में सर्कुलर रहता है, और इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, ये हो गई बात। दूसरा, इसमें टेलीज भी लगे रहते हैं। टेलीज जो होता है एवरी 10 और 25 लिंक के बाद होती है। टेलीज कितनी होती है, 10 लिंक के बाद या 25 लिंक के बाद। ठीक है, और यहाँ पे हर 1 मीटर पे जो है, ईच मीटर में एक ब्रास रिंग लगा हुआ रहता है। जैसे देखो एक चेन बना रहा हूँ मैं, ऐसे ही एक चेन यहाँ बन गया इस तरीके से। ठीक है, मान लो इधर और भी जा रहा होगा, 1 मीटर मान लो यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, तो यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे एक रिंग लगा रहता है, ब्रास रिंग। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रास रिंग लगा रहेगा, तो हर मीटर में एक ब्रास रिंग रहता है। ठीक है, चेन को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। आपको सही समझ में आ गया चेन का काम क्या होता है। हमको डिस्टेंस मेजर करना, लीनियर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, फॉर स्मॉल डिस्टेंस, और इसके विद द हेल्प ऑफ चेन हम एरिया भी डिटरमाइन कर सकते हैं, ट्रायंगल के फॉर्म में उसको ला करके। इसमें आपको समझ में आ गया, ये 4 mm की डाया होती है, एक पतली सी रॉड होती है माइल्ड स्टील की। ठीक है, इसके दोनों साइड में हैंडल लगे रहते हैं। ठीक है, ब्रास का हैंडल रहता है। ठीक है ना, इसके बाद हैंडल के बाद ज़्यादा कुछ नहीं आता है, उसको एक हम लोग दोनों साइड से हम लोग स्ट्रेट करके मेजर करते हैं। इसमें हर जो जितने भी लिंक्स है, इसे दिख रहा है आपको, ये सब लिंक्स है, नंबर ऑफ लिंक्स है, और लिंक्स में 3 रिंग है, बीच में ओवल है, 2 सर्कुलर है। ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में। हम लोग चेन के बारे में तभी समझ में आएगा जब इसके टाइप्स को पढ़ेंगे, और सारे जो टाइप्स है उनमें कितने रिंग्स है, कैसे मेजर करते हैं हम लोग लेंथ, उसको देखते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो चेन हमारा वो है मैट्रिक चेन। फर्स्ट चेन मैट्रिक चेन है, ये 20 मीटर की भी अवेलेबल है, 30 मीटर की भी अवेलेबल है स्टैंडर्ड। ठीक है, इसमें जो लिंक्स होते हैं उसकी 20 सेंटीमीटर की होती है ईच लिंक, मतलब हमारे पास जो ये लिंक दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं एक लिंक, और ये 20 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, इस तरीके का लिंक बना हुआ है, ये होती है 20 सेंटीमीटर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ लिंक कितने होते हैं, यदि 20 मीटर की चेन है, ठीक है, तो एक लिंक 20 सेंटीमीटर की है, तो 100 लिंक लग जाएंगे 20 मीटर के लिए। उसी तरीके से 30 मीटर की चेन है, एक लिंक 20 सेंटीमीटर की है, तो 150 लिंक लग जाएंगे। ठीक, उसके बाद इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका मोस्टली यूज होता है इंडिया में आफ्टर मेट्रिकेशन फॉर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सर्वे। ठीक है, इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है सर्वेइंग करने के लिए। ठीक है ना, कोई भी इंजीनियरिंग सर्वे का मतलब हो गया जैसे रोड वगैरह हो गया, या कोई घर का हाउस का प्लान वगैरह बना रहे हैं तो वहाँ पे सर्वे करने के लिए करते हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, मतलब लिया है नेट से। ये 20 मीटर का चेन है। ठीक है, यहाँ पे 20 मीटर लिखा हुआ है,
और ये +-5 लिखा हुआ है। अभी इसको भूल जाओ, अलग से हम इसको बात करेंगे। तो 20 मीटर की चेन है, 20 मीटर की चेन में इस तरह का 3 जो है मतलब इस तरह का टेली बना रहेगा 1 2 3, ठीक ना। और एक टेली जो है 5 मीटर पे लगा हुआ रहता है, 5 मीटर में। तो आप देखिए यहाँ से हो गया 5 मीटर, इसके बीच में 5 मीटर, यहाँ से 5 मीटर, इधर से भी 5 मीटर, तो चार है 5-5 मीटर करके, तो ये हो गए 20 मीटर, 5 चौक 20 हो गया, ठीक है। और हर मीटर में एक ब्रास रिंग लगा रहता है। अब जो यहाँ लिखा हुआ है ब्रास रिंग ईच मीटर, यहाँ पे ब्रास रिंग लगा हुआ रहता है, ठीक है। आप गूगल करेंगे तो आपको अच्छे से दिख जाएगा आपको चेन, ठीक ना, तो वहाँ देख सकते हैं। तो मैट्रिक चेन जो होती है 20 मीटर की, उसमें 3 टेलीज होते हैं 5-5 मीटर पे, और हर एक मीटर पे एक ब्रास रिंग रहता है। ये सब आपको याद रखना है, पूछे जाते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस जो हम लोग मेजर करते हैं ना, हम लोग जो हैंडल होता है इसके हैंडल के लिए स्टार्टिंग से करते हैं हम लोग मेजर, यहाँ से नहीं करते हैं, इस जगह से करते हैं, इसको देखना होगा, ठीक है। ये हो गया मैट्रिक चेन। मैट्रिक चेन ये हो गया 20 मीटर की, ठीक है। 30 मीटर की रहे तो 30 मीटर का बात कर लेते हैं। आप देखिए मैट्रिक चेन जो 30, ठीक ना, यहाँ पे सिंगल तेली दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 5 मीटर पे है। फिर नेक्स्ट देखेंगे 10 मीटर। यदि हम इस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये तो 0 हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसको अच्छी तरह ठीक समझ लेते हैं, कन्फ्यूजन यहाँ पे हो सकता है। ये हो गया 0 इस पॉइंट पे, इधर से इस साइड से हम लोग मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पे हो गया 5 मीटर, टेली तो 1 मीटर में लगा रहता है, ये हो गया 5 मीटर। फिर अगले जाएंगे 2 तीत में तो 10 मीटर, 3 तीत में से 15 मीटर, ठीक है। फिर आगे क्या हो जाएगी, ये 20 मीटर हो जाएगी, 25 मीटर हो जाएगी। आपको लग रहा होगा यहाँ पे 2 है 3 है, यहाँ पे 2 है 1 है, तो इसको 25-30 क्यों बोल रहे हैं। देखिए ये होता है पूरा सिमेट्री, इधर है 15 मीटर, इधर है 15 मीटर, बीच में 3 टीथ है, इधर 2 टीथ है, सिंगल टीथ है, ठीक है। तो दोनों साइड से हम लोग कर सकते हैं। एक साइड से कर रहे हैं तो 5-5 मीटर हो गया 15, फिर आगे का हो जाएगा 20-25 और ये हो जाएगा टोटल 30। हम इधर साइड से भी कर सकते हैं, यदि इस साइड से करना चाहे तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से यहाँ 5 हो जाएगी, देखो नीचे लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट हो जाएगी 10, 2 तीथ है 10 में, 3 तीथ है 15 मीटर, फिर आगे 20-25 ऐसे करके 30 निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बस आपको इतना याद रखना है कि 30 मीटर में 5 तीथ लगे रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है आई थिंक ये मिस्टेक हो सकता है, या फिर इसको दूसरे के टर्म में लिखा हुआ होगा, ठीक है। फॉर 1 मीटर और 9 मीटर ये चीज़ें थोड़ी गड़बड़ लग रही है, ठीक है। बस आप याद रखना, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट चेन है गंटर सेंस, ठीक है। इसी को सर्वेयर चेन भी बोलते हैं। तो सर्वेयर चेन गंटर सेंस एक ही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका लेंथ का। तो 66 फीट की होती है ये, ठीक है, लगभग 20.1168 मीटर होगी। इसमें एक लिंक जो होता है वो 0.00 फीट की होती है, या फिर इसे बोल सकते हैं 7.29 इंच की होती है, ठीक है। इसमें 100 लिंक्स होते हैं। यूज कहाँ करते हैं, वाइडली यूज इन लैंड सर्वे, ठीक है, स्पेशली फॉर मेजरिंग एकर्स। यदि बड़े बड़े एरियाज़ हैं एकर्स में, तो वहाँ पे हम लोग लैंड सर्वे के लिए सर्वेयर चेन यूज करते हैं, इसको गंटर चेन बोलते हैं, ठीक है। 10 स्क्वायर चेन जो होता है वो 1 एकड़ के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। 10 स्क्वायर चेन, कौन सा चेन, सर्वेयर चेन, वो 1 एकड़ के बराबर होगा। आगे बात करते हैं हम लोग, 3rd नंबर में है इंजीनियर्स चेन। इंजीनियर्स चेन आपको सिर्फ इसका डायमेंशन याद रखना है और लिंक्स कितने लगते हैं उसका डायमेंशन बस। 100 फीट की होती है इंजीनियर्स चेन, 1 फीट में 1 लिंक लगा रहता है, मतलब एक लिंक जो है वो 1 फीट की होती है ना। ऐसे मान लो 1 लिंक है इस तरह का, तो 1 फीट का होगा ये लिंक। 100 लिंक्स होंगे 100 फीट है तो, ठीक है। कॉमन यूज करता है USA इंजीनियरिंग सर्विस में यूज होता है ये, इंडिया में बहुत कम यूज होता है, ठीक है। आगे है रेवेन्यू चेन, 4थे नंबर पे। रेवेन्यू चेन 33 फीट की होती है ना। और इसकी लिंक जो है 2-2 फीट पे होती है, मतलब एक लिंक जो है 2 फीट की होती है। हमने मैट्रिक्स में चेन में देखा था ना, एक लिंक 20 सेंटीमीटर का, यहाँ पे देखो 2-2 फीट की होती है। टोटल 16 लिंक्स लगते हैं इसमें। यूज कहाँ करते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे में। आपने देखा था इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में, वहाँ पे बताया था मैंने कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे किसके लिए यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं बाउंड्री के लिए, किसी स्टेट की बाउंड्री फिक्स करनी होती है तो वहाँ के लिए यूज़ करते हैं। तो लैंड रेवेन्यू सर्वे में इसका यूज़ होता है इंडिया में, रेवेन्यू चेन। देखिए यही सब क्वेश्चन पूछे आते हैं एग्जाम में, ठीक है, और हम लोग इसको ईजी समझ के छोड़ देते हैं। लास्ट है स्टील एंड बेंड्स। स्टील और बैंड को देख लेते हैं, ठीक है। स्टील और बैंड चेन जो होता है वो 20 से 30 मीटर का होगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लो।
स्टील रिबन होता है 12 से 16 mm का वाइड होता है, 0.3 या 0.6 mm उसकी थिकनेस होती है, ठीक है। मार्क रहता है सेंटीमीटर या मीटर में। यूज करते हैं हम लोग, ये मोर एक्यूरेट होता है मैट्रिक चेन से, बट लेस ड्यूरेबल होता है रफ फील्ड वर्क में, ठीक है। पतली है वो, ब्रेक हो सकती है ना, ये हो गई, ठीक है। इस चेन और बैंड वाली को अलग से भी हम लोग देख लेंगे अभी, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये। हम अब देख लेते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ चेन। जो हम लोग दो चेन को पकड़ के दोनों साइड से 2% जो खींच रहे हैं, हमारा जो स्टैंडर्ड फोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए 80 न्यूटन और 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस फोर्स और टेम्परेचर पे वो स्टैंडर्डाइज किया गया है। अब मान लीजिए टेम्परेचर ग्राउंड की 40 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ पे हम लोग टेम्परेचर करेक्शन लगाना पड़ता है, ठीक है, जो हम लोग आगे चेन सर्विंग में देखने वाले हैं। और जो साइज़ है, 20 मीटर की चेन है एक मैट्रिक, एक है 30 मीटर की मैट्रिक चेन। अब ये हमेशा तो 100% एक्यूरेट तो होगी नहीं, तो इसमें टॉलरेंस है। टॉलरेंस कितना है कि 20 मीटर में प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस छूट गया है, यहाँ पे लिख लेंगे प्लस माइनस 5 mm रहेगा तो चलेगा, ठीक है। मतलब 5 mm की टॉलरेंस है, 5 mm ज़्यादा हो या कम हो फिर भी उसको एक्सेप्ट करेंगे। और 30 में कितना है, प्लस माइनस 8 mm है, ठीक है, ये टॉलरेंस। और हर 1 मीटर में 2 mm से ज़्यादा कभी भी बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए, ये याद रखना है। कोई भी चेन हो, यदि 1 मीटर डिस्टेंस ले रहे हैं चेन का, तो उसमें जो लेंथ में जो चेंजेज है वो 2 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सिंगल मीटर के लिए। और ओवल और बात करिए, पूरे 20 मीटर का चेन का बात करें तो वो 5 mm होना चाहिए टॉलरेंस, और 30 मीटर के लिए 8 mm। ये टॉलरेंस लिमिट पूछे जाते हैं, आपको पूछे जाएंगे कि ईच मीटर टॉलरेंस कितना होना चाहिए, मतलब किस चेन का किसी भी 1 मीटर पे वो 2 mm से ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये MCQ क्वेश्चन है डायरेक्ट। अब बात करते हैं जो चेन का एक्यूरेसी होता है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये होता है 1/1000 टू 1/2000, इसका एक्यूरेसी है। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं शायद इसको यह समझ में नहीं आया होगा, लेकिन चेन सर्विंग में इसको फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक ना। एक्यूरेसी के लेवल होता है, एक्यूरेसी 1/1000 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 0.001, ये हो गया। इतनी एक्यूरेसी पे काम करती है, यहाँ से लेकर के इतना 1/0.00 या 1/2000, इसको भी पॉइंट आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारा चेन का स्टैंडर्डाइजेशन। अब लास्ट में बच गया टैप, फटाफट इसको देख लेते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है और सिर्फ आपको नाम याद रखना है। जिससे क्लॉथ लाइनन टैप होती है, ठीक है, ये फैब्रिक ये लाइनन की बनी होती है, कुछ इस तरीके का हमने देखा होगा यूज करते हुए। ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है ये, इसलिए बहुत कम यूज़ करते हैं, है ना। 10, 20, 30 मीटर में अवेलेबल रहता है। स्ट्रेच कर सकते हैं इजीली, एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर, इसकी वजह से इसका रीडिंग जो है एक्यूरेट नहीं आता है। रफ मेजरमेंट के लिए इसको कर सकते हैं स्मॉल स्केल में, ठीक है। दूसरा है ग्लास फाइबर टेप, ठीक है, इसमें फाइबर ग्लास का स्ट्रैंड होता है लगा हुआ, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। वाटर रेजिस्टेंस होता है, रस्ट इसमें नहीं लगेगा, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं हम लोग, ड्यूरेबल होता है। देन लाइनन टेप, इसको क्लॉथ टेप भी बोलते हैं। तो फाइबर ग्लास टेप में क्या होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता है, उसके ऊपर कोटिंग लगी रहती है ना, उसमें वाटर जल्दी उसमें नहीं आएगी, वो प्लास्टिक की कोटिंग रहती है। ड्यूरेबल है ये, ठीक है। कॉमन यूज करते हैं इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। आपने देखा होगा साइट में जो काम होता है ना, जनरली जो सिविल इंजीनियर जो रखते हैं वो यही ग्लास फाइबर टेप को ही रखते हैं, ठीक है, नॉर्मल छोटे मोटे काम के लिए। आगे बात करते हैं हम लोग स्टील टेप का। स्टील टेप जो है, क्योंकि स्टील है तो अब ज़्यादा ड्यूरेबल होगा, ये जल्दी वो स्ट्रेच नहीं होगा, तो रीडिंग भी सही आएगी। तो यहाँ पे स्टील की ट्रिप बनी हुई थी, स्ट्रिप बना हुआ रहता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो, ये स्टील टेप है, 10 से 50 मीटर तक अवेलेबल है ये, है ना। ऑर्डनरी सर्विंग के लिए करते हैं। ये मोर एक्यूरेट है देन लाइनन और फाइबर ग्लास टेप से, ठीक है। बस इतना ही जानना है। और लास्ट है इन्वार टेप, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये कहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं। इन्वार जो है एक एलॉय टेप है, यहाँ पे निकेल 36% और 64% स्टील दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी थर्मल एक्सपेंशन जो है वो लो है, मतलब जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन होगा ना, तो इसके लेंथ में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगी। इसीलिए हम लोग सर्वे करते हैं वहाँ पे बेस लाइन बनाने के लिए या मेजर स्टेशन को लोकेट करने के लिए जो है हम लोग इन्वार टेप का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है। थोड़ी सी महंगी टेप है ये, ठीक है। आप देख सकते हो, ये पतली सी रहती है पूरा, यहाँ पे देखो इसका इमेज इस तरीके का रहता है। इन्वार टेप एकदम पतली सी स्ट्रिप रहती है बनी हुई। ये होगी, ये जोली 30 मीटर की अवेलेबल है ना।
वेरी सुटेबल एंड एक्यूरेट है ये, जल्दी एक्सपेंड या कॉन्टैक्ट नहीं करती विद वेरिएशन इन टेम्परेचर, और प्रिसीजन जो प्रिसाइज होती है बेस लाइन मेजरमेंट के लिए, ठीक है। जो जियोडेटिक सर्वे वगैरह करते हैं ना, उसमें ट्रायंगुलेशन सर्वे में इसका यूज होता है। तो ये हमारा आज का क्लास हुआ ख़त्म। यहाँ पे हम लोग ने आज जो भी पढ़ा, थोड़ा क्लास लेंथी जरूर हो गया है, लेकिन हमने सारे जो इंस्ट्रूमेंट थे, बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करते हैं सर्वेइंग में, वो हमने देख लिया। और इसमें हम MCQ नहीं करा रहे हैं, क्योंकि इसमें MCQ कराने ज़्यादा नहीं क्वेश्चन बनता है इसमें, लेकिन फिर भी जो पॉइंट्स हमने बताए हैं, जो की पॉइंट्स हमने दिए हैं इसमें, चाहे वो साइज हो, स्टैंडर्डाइजेशन हो, टॉलरेंस लिमिट हो, उन सबको अलग से कॉपी में लिख लेना है। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। चाहे आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, आप पूरा अच्छे से पढ़ो। आज जिन्होंने पढ़ लिया है कि निकम मिस हो गया होगा डाटा, तो आप यहाँ से यदि कुछ नया मिला होगा तो ज़रूर उसको आप कैरी कीजिए, ठीक है। आई होप कि आप लोग अच्छा होगा। तो चलिए आज यहीं पर रखते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो अभी आ जाएगी थोड़ी देर में।